वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक किस्म का मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे 2-3 वीडियोज़ में ही पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाए। हालांकि है थोड़ा सा मुश्किल है ये कवर करना इतना 2-3 वीडियोज़ में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। इसमें देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं इतना कर दूँगा कि आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ख़राब ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ समझने का है नहीं है ज़्यादा। इसमें फैक्ट्स हैं, लेकिन आपको एक तरीके से अगर फैक्ट्स पता होंगे तो चीज़ें याद रखनी आसान होती हैं। तो पहला हम टॉपिक कवर करेंगे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर आपको पता है क्या होता है। आज के टाइम पे भी अपने आर्किटेक्चर्स देखे होंगे, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। होटल्स का आर्किटेक्चर कैसा है, आपके घर का आर्किटेक्चर कैसा है। ऐसे हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम से लेके फिर मेडिवल फिर मॉडर्न, तो किस हिसाब से आर्किटेक्चर रहा है, किस हिसाब से स्कल्पचर रहा है, स्कल्पचर कैसे इवॉल्व होता है, मतलब कोई भी 3D ज्योमेट्री शेप, जैसे जैसे मूर्तियाँ आप सोच सकते हो, ठीक है। और कोई भी ऐसी शेप जो हाथ से बनाई हुई हो, तो वो स्कल्पचर, आज तो 3D स्कल्पचर्स भी बनते हैं, तो मतलब एआई के थ्रू भी बनाते हैं हम। लेकिन यह है कि आपको देखना है कि स्कल्पचर्स कैसे इवॉल्व हुए हैं एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक। तो सबसे पहले तो हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और सबसे लेंथी भी है। उसके बाद हम देखेंगे रिलीजन, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, रिलीजन एंड फिलॉसफी। ये टॉपिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इस सीक्वेंस में आप अगर चीज़ों को याद रखोगे तो आपको आसान रहेगा याद रखना। उसके बाद हम क्लासिकल डांस देखेंगे। उसके बाद हम क्लासिकल म्यूज़िक देखेंगे। आप साथ साथ नोट कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरे नोट से आपको कम ही समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं हैंडराइटिंग के पीछे जाऊँगा तो फिर हमारे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन पेंटिंग, फिर हम कवर करेंगे भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। अब देखो, ये अगर आपने ये 7 चैप्टर्स पढ़ लिए ना, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, JKPSC का दो, UPSC का दो, कोई भी दो, आपको कम से कम ये परेशानी नहीं होगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, है बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना वास्ट हो सके मैं कवर करवा दूँ, ठीक है। उतना ऊपर ऊपर से भी नहीं करवाऊँगा और उतना डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। वो आप टाइम के साथ खुद सीख जाओगे कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें और क्या नहीं है। अब सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें किसकी, आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया हम एंशियंट कवर करेंगे, सबसे पहले एंशियंट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेडिवल, उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न। अब एंशियंट में सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम मौर्यन एज आर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मौर्यन पीरियड के टाइम का आर्ट। फिर हम पोस्ट मौर्यन आर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद गुप्ता एज पढ़ेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था, जनरली उस टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर ही जो जो जिस टाइम पीरियड में मशहूर होगा, जनरली वही एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और वही हम पढ़ेंगे भी। उसके बाद साउथ इंडियन आर्ट देखेंगे हम। साउथ इंडियन आर्ट में मेनली टेम्पल्स, ठीक है। ये रहेगा हमारा एंशियंट टाइम का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एज आर्ट, पोस्ट मौर्यन एज, उसके बाद गुप्ता एज, फिर आगे हमारा साउथ इंडियन आर्ट। ऐसे ही मेडिवल में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हमें पता है मेडिवल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इस्लाम उभरना स्टार्ट हुआ मेडिवल पीरियड में ही। हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल पीरियड, तो वहाँ का आर्किटेक्चर के वो जहाँ से आए हुए थे, वहाँ का आर्किटेक्चर हिंदुस्तान के आर्किटेक्चर के साथ मिला, जिसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। 1206 से लेके 1526 की पीरियड ये। और एंशियंट में अगर आप देखोगे तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे 2600 के अराउंड स्टार्ट हुई है, 1800 तक चली है। लेकिन हम ऐसे ही चलते 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 बहुत आगे, मतलब जैसे मान लो हम यहाँ पे आई थिंक 185 AD, बल्कि ज़्यादा ही, ठीक है। तो गुप्ता एज का तो अभी अभी का ही है 550 का, ठीक है। बल्कि साउथ इंडियन की बात करें तो 1100 AD की, 2600 से लेके 1100 AD तक हम यहाँ पे कवर करेंगे एंशियंट में। और मेडिवल को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मेडिवल में हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। अब देखो, दिल्ली सल्तनत में हमारे पास दो आते हैं, दो मतलब एक तो इम्पीरियल के, मतलब उस टाइम पे जैसे स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक थी, सैयद थी, लोदी थी। तो उस स्पेसिफिक डायनेस्टी के स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स क्या क्या थे, क्या क्या चेंजेस कर रहे थे वो टाइम के साथ, वो कवर करेंगे। वो हम करेंगे इम्पीरियल में, ठीक है, इम्पीरियल आर्किटेक्चर। और दूसरा आर्किटेक्चर है हमारा प्रोविंशियल, PROVINCIAL, ठीक है। तो अब देखो, इम्पीरियल में मैंने आपको बताया सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, SLAVE, अगर कोई साथ साथ लिख रहा है तो, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद
सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी। तो ये हम कवर करेंगे इसमें। ऐसे प्रोविंशियल में आप देखोगे तो मतलब उस टाइम पे कौन कौन से प्रोविंस थे, जैसे बंगाल था तो बंगाल का आर्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे जौनपुर आर्ट देखेंगे, मालवा आर्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बीजापुर आर्ट आ गया। तो ये वाला हम कवर करेंगे इसमें, किसमें, दिल्ली सल्तनत में। मेडिवल की बात कर रहा हूँ, तो मेडिवल में ही दूसरा आ जाता है हमारे पास मुग़ल पीरियड। तो मुग़ल पीरियड्स में यहाँ पे भी सेम दो तरीके से, एक तो आ गया आपका मुग़ल आर्ट। मुग़ल आर्ट में हम देखेंगे जैसे अकबर के टाइम पे, ठीक है, फिर हम देखेंगे जहांगीर के टाइम पे, ऐसे हम देखेंगे शाहजहाँ के टाइम पे, ऐसे हम देखेंगे औरंगज़ेब के टाइम पे। और प्रोविंशियल में उस टाइम पे मेन कौन कौन सी प्रोविंस थी जो मुगल्स के साथ अपोजिट में खड़ी थी, ठीक है, जिनका अपना आर्किटेक्चर था, क्योंकि उनका अपना वो पूरा का पूरा एरिया होता था, तो उस वजह से। तो एक तो हम सिख आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और दूसरा हम राजपूत आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ना है किसमें, मेडिवल में। ऐसे ही हम फिर मॉडर्न में चले जाएंगे। तो मॉडर्न में हम क्या क्या कवर करेंगे, देखो मॉडर्न में तो ब्रिटिश थे हमारे पास, यहाँ पे तो ब्रिटिश पीरियड ही था पूरा का पूरा। तो एक थे जो ब्रिटिश ने इनिशिएटिव लिया था, तो उसमें हमारे पास दो पढ़ने हैं हमने। एक आता है हमारा इंडो गॉथिक, ठीक है, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और दूसरा आता है हमारे पास नियो रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सेम, या ब्रिटिश इनिशिएटिव था, तो दूसरी साइड पे जो इंडियन इनिशिएटिव था उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हमने पढ़ना है अवध का, ठीक है, अवध का आर्किटेक्चर। तो ओवर आप देखो हम ओवरऑल क्या क्या कवर कर रहे हैं, अवध को पढ़ेंगे, इंडो गोथिक, रोमन, ये आ गया हमारे मॉडर्न में। ऐसे हमने मेडिवल का मैंने आपको बता दिया, मुग़ल और उससे पहले, अच्छा मेडिवल का हमने बताया, एक तो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और दूसरा मुग़ल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और उससे पहले हमने ये पढ़ना है। तो ये हमने पढ़ना है सारा का सारा आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो जहाँ पे रेलिवेंस होगा मैं आपको वही कोशिश करूँगा बताने की सिर्फ। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसमें आपको याद क्या रखना है, अब देखो नाम तो आपने कब से बचपन से सुनते आ रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको ये भी पता है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मतलब एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। हम इसमें पढ़ना मतलब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो मैं ये बताऊँगा कि ये क्यों है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स तो आपको पता ही होंगे, जैसे जो हमारा ASI है, मतलब ASI का क्या फुल फॉर्म, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड था 1920s के एरा में, उसका नाम था जॉन मार्शल। तो एक तो आपको ये नाम याद रखना है, जॉन मार्शल, ठीक है। स्पेलिंग साथ लिख देता हूँ वरना आप बोलोगे क्या कर रहा है ये। तो जॉन मार्शल का नाम याद रखना है, ये था हेड किसका, ASI का। अब इस हेड के अंदर हमारे बहुत सारे जो इंडिया के आर्कोलॉजिस्ट थे वो भी काम कर रहे थे। उनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, उनमें से दो का नाम याद रखना आपको। एक तो दयाराम, DAYA, दयाराम साहनी, SAHNI, दयाराम साहनी, और दूसरा आपको याद रखना है RD बनर्जी, ठीक है। क्यों याद रखना है, क्योंकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट को एक्सकेवेट किया था। अब इसके पीछे की स्टोरी आपको पता ही होगी कि रेलवे लाइन बिछ रही थी, लोग काम कर रहे थे, जब उसको मतलब ज़मीन को खोद रहे थे तो वहाँ पे उन्हें अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिल गए। तो जैसे ASI को पता चला तो ये वहाँ पे गए, तो इन्होंने पूरा का पूरा एरिया छाना कि भाई देखो कहाँ कहाँ तक मिल सकता है, वो पूरा का पूरा एरिया अपने अंडर लेके। तो कहने का मतलब हड़प्पा साइट अगर पूछें तो किसने एक्सकवेट की थी, RD साहनी ने। अब ये यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन से एरा की बात है ये, मतलब किस पीरियड में। तो टाइम पीरियड अगर पूछ लिया जाए दयाराम सैनी, तो 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा साइट एक्सकेवेट की या डिस्कवर की। तो RD बनर्जी ने 1922 में दूसरी एक साइट डिस्कवर की जिसका नाम क्या था, मोहिंजोदारो। क्या नाम था। अब देखो टाइम के साथ मैं आपको सब ये साइट्स बता भी दूंगा कहाँ पे हैं मैप के ऊपर। अभी अगर उधर जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो और बेटर है आप खुद भी एक बार सर्च करके देख लो हड़प्पा का एरिया कौन सा है, मोहिंजोदारो का कौन सा है, ठीक है। अब देखो इस जैसे ये डिस्कवरी हुई ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन माने जाने लगी। रीज़न क्या था, सबसे पहले हमें यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स मिली हैं। क्या मिली हैं, बर्न्ड ब्रिक्स। अब देखो ब्रिक्स तो हमें बाकी सिविलाइजेशन में भी मिली थी, जैसे आप इजिप्शियन पिरामिड्स की बात करें अगर, ठीक है, तो वो अनबर्न्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। एक स्पेसिफिकेशन क्या इंपॉर्टेंट थी, एक तो मैंने बताया बर्न्ड ब्रिक्स थी, साथ में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट सामने उभर के आई, वो ये थी कि जो उसकी शेप और साइज़ था ना वो बहुत यूनिक था। यूनिक और यूनिक का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि एक तो सेम साइज़ की, मतलब एक ईंट दूसरी ईंट से छोटी बड़ी नहीं थी, सेम साइज़ था बिल्कुल, ठीक है। और था भी ऐसा, मतलब किस रेशो में था वो याद रख लो,
4:2:1 की रेशो में था। मतलब अगर मैं सबसे पहले लेंथ की बात करूं, उसके बाद मैं विड्थ की बात करूं और उसके बाद मैं थिकनेस की बात करूं, तो वो इस रेशो में थी। लेंथ अगर उसकी 4 सेंटीमीटर थी तो उसकी विड्थ जो थी वो कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट थी, जिसे हम थिकनेस भी बोल सकते हैं, वो थी 1 की। तो ये रेशो आपको पूछी जा सकती है कहीं पे, या इसका उल्टा भी हो सकता है 1:2:4। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका आर्डर क्या है। तो ओवरऑल अब मैंने क्या बताया, बर्न्ट ब्रिक्स याद रखनी है सबसे पहले, उसके बाद उसका जो शेप और साइज़ था वो बिल्कुल सेम था। और यहाँ की सबसे ज़्यादा दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी टोन प्लानिंग। ये दो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से माना गया कि इससे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हमें नहीं मिली, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमें कहीं और पे नहीं मिली इतनी ज़्यादा। ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स मैंने बताया आपको कि बर्न्ट ब्रिक्स सिर्फ यहीं पे मिली हैं। ऐसे ब्रिक्स तो हमें अनबर्न तो मिली थी कहाँ पे, यहाँ क्या बताया था मैंने यार, इजिप्ट में। ठीक है, तो इजिप्शियन जो पिरामिड्स थे वहाँ पे जो ब्रिक्स यूज़ हुई थी वो अनबर्न थी। अब देखो, उधर जाने से पहले सबसे पहले में हम इसी पे ही आते हैं कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से हम इसको एडवांस मान रहे हैं। तो मतलब इसके फीचर्स अगर बात करूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है आर्टिफैक्ट्स यहाँ के। ठीक है, तो यहाँ का जो आर्ट था ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें आर्टिफैक्ट्स में सबसे पहले आपको सील्स देखनी है। तो यहाँ की सील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सील्स में हमें ऐसा क्या मिला, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट करना। अब सील हमें सिर्फ मिट्टी की नहीं मिली, मतलब हम बोलेंगे कि हमें मिट्टी की सील मिल गई, नहीं। किस किस की, सबसे पहले सिल्वर की, ये पता होना चाहिए, सिल्वर की मिली, गोल्ड की मिली हमें, कॉपर की मिली, ब्रॉन्ज़ की। ठीक है, तो ये सील जो थी इन सब एलिमेंट्स की बनी हुई थी, तो पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद उन सील्स के ऊपर पिक्चर्स बनी हुई थी। ठीक है, मतलब पिक्टोग्राफी हुई हुई थी। तो कहने का मतलब पिक्चर्स और सिंबल्स बने हुए थे किसके ऊपर, सील्स के ऊपर। अब यहाँ से हम बहुत सारे आइडियाज़ लगा सकते हैं कि सील के ऊपर अगर पिक्चर भी बनी हुई है, सिंबल भी, तो क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मतलब इसका अगर हम पर्पज़ की बात करेंगे क्यों बनाई होंगी सील्स उन्होंने, तो हम तो वो जिसको बोलते हैं ना, कैसराइयाँ ही कर सकते हैं, मतलब अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्यों बनाई होंगी। तो पहला जो सामने आता है, तो हमें लगता है कि हो सकता है स्टैंप की तरह यूज़ करते होंगे, क्योंकि हमने देखा भी कि इसको, क्योंकि जो जो भी हमारे ट्रेड सेंटर्स हमें मिले हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, जहाँ से ट्रेड होता था वहाँ पे स्टैंप्स मिली हैं। तो वहाँ से आइडिया लगता है कि जब भी वो चीज़ें भेजते थे कहीं पे, तो उसके ऊपर स्टैंप लगा के भेजते थे। तो ये जो मतलब सील्स थी, ये एज ए स्टैंप यूज़ होती थी कि हाँ, इंडस वैली की अथॉरिटी को दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखें दूसरी चीज़ हमें सील से क्या मिल सकती है कि उस टाइम के ऊपर जैसे हमें पिक्चर मिली या उसके ऊपर हमें कुछ सिंबल्स मिले, तो वहाँ से हमें आइडिया लगता है कि उस टाइम पे जो उनका सोशो रिलीजियस प्रैक्टिस थी ना, वो किस हिसाब की होंगी, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले होंगे, उस टाइम पे सोशल लाइफ कैसे गुजारते होंगे वो। ठीक है, तो वो हमें अंदाज़ा लगा कैसे। अब मैंने आपको बताया सील मिली, तो सील मैं 2-3 की जिक्र करता हूँ। जैसे एक सील हमें मिली है पशुपति सील। क्या मिली है, पशुपति सील। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन के लिए मुझे बता देना कि मैं इतना ज़ोर लगा रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप इसको बंद करो और कहीं और पे देख लो कुछ। ठीक है, अब इस पशुपति सील में हमें क्या दिखा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वहाँ पे ना इस पे एक उन्होंने एक मतलब एक किसी पर्सन की इमेज बना के रखी थी, और वो पर्सन बैठा हुआ था एक योगिक पोस्चर में। ठीक है, तो पशुपति सील में एक तो हमें योगिक पोस्चर में, जैसे योगा कर रहा हो, ठीक है, योगिक पोस्चर में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसकी पिक्चर बनी हुई है। और वहाँ से हमें अंदाज़ा लगा कि वहाँ पे प्रैक्टिस जो थी वो किस हिसाब की होती होंगी। ठीक है, कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में, क्योंकि देखो एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ, तो मतलब योगा उस टाइम पे आम होगा, यहाँ से बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बंदा बैठा हुआ है, जैसे मान लो ये बैठा हुआ है कोई, मुझे बनाना नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो मान लो वो योगिक पोस्चर में कोई बंदा बैठा हुआ है। अब उसके साथ जो, जैसे मान लो ये सील है पूरी की पूरी, तो इस सील में एक तो पर्सन बैठा हुआ है, योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है। दूसरा उसमें और हमें क्या दिखा सामने, मतलब उस इमेज के साथ और क्या क्या चीज़ें सराउंड कर रही थी कि कुछ एनिमल्स बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से हमें अंदाज़ा लगा कि अगर एनिमल्स वहाँ पे बने हुए हैं तो मतलब वो नेचर की वर्शिप करते होंगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरल चीज़ मिली है, समझ रहे हो, कोई पेड़ दिख गया, कोई एनिमल दिख गया, तो ऐसी चीज़ें, तो मतलब नेचर के साथ रिलेटेड चीज़ें। अब ऐसे ही दूसरी एग्जांपल ले लो, ये तो मैंने बताया आपको पशुपति सील, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना पशुपति सील। ठीक है, उसके बाद हमें एक मतलब ये मिली, स्टैंप मिली है, जो सील मिली है, उसमें हमें क्या दिखा,
पीपल लीफ, ठीक है, पीपल आ गया हमारा, जो पीपल पेड़ होता है, ठीक है, उसका लीफ बना हुआ। तो वहाँ से भी अंदाज़ा लगता है कि वो नेचर की वर्शिप करते होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें मिली यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न सील, मतलब एक सींग वाला कोई जानवर है, ठीक है, उसकी सील है। अब देखो ये हमें मिली है कि मतलब आप देखोगे तो इन के बहुत सारी एरिया से हमें यूनिकॉर्न सील ऑलमोस्ट हर जगह से मिली है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि यूनिकॉर्न, इसका मतलब वो इसको हो सकता है एज ए तावीज़ वगैरह यूज़ करते हों, या फिर मतलब घर में बाहर लटकाते हों उसे ताकि ईवल अंदर ना आए, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिकॉर्न सील हमें वहाँ से, तो यहाँ से देखो उसका सोशो रिलीजियस प्रैक्टिस भी हमें आइडिया लग जाता है। और दूसरा हमें क्या पता चलता है उस टाइम का कि देखो एडवांस कितने थे, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे थे। अब देखो इतने डेप्थ में नहीं जाते, यहाँ तक मुझे आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं इनका, टोन प्लानिंग। अब देखो टोन प्लानिंग ऐसा था, जैसे आजकल आप अगर चंडीगढ़ चले जाओ तो वहाँ पे टोन प्लानिंग दिखता है ना, उस लेवल का टोन प्लानिंग था। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो, देखो ये हमारे पास मान लो कोई, वो इस हिसाब से बनाते थे। एक मिनट रुकना, सबसे पहले समझने के लिए ऐसे समझते हैं। देखो जो उनका टोन होता था ना, मतलब जो भी उनका विलेज या टोन समझ लो आप, क्योंकि हम टोन प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो टोन ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो उनका टाउन होता था, वो टाउन जो था वो सबसे पहले उन्होंने, जनरली हमने जो देखा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता था। एक पार्ट थोड़ा सा अप्रेज्ड होता था, कहने का मतलब थोड़ा सा ऊंचा बनाया होता था। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो एक एरिया थोड़ा सा ऊंचा होता था। अब देखो यहाँ से जो जो हमें चीज़ें मिल रही हैं ना, आप खुद अंदाज़ा लगा पाओगे कि क्या क्या प्रैक्टिस चलती होंगी। तो ये थोड़ा सा ऊंचा वाला एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका नाम उन्होंने रखा, नाम हमने दिया है सिटाडिल, ठीक है। तो ये आ गया अप्रेज्ड वाला, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि दो पार्ट में उन्होंने, एक को उन्होंने नाम दिया था अपर टाउन, और दूसरा था लोअर टाउन। आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, तो मैंने क्या बताया कि अपर टाउन थोड़ा सा अप्रेज था, मतलब ऊंचा था, और इसी को सिटाडेल एरिया भी कहा जाता था, या हम कहने लगे इसको सिटाडेल एरिया नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ये जनरली हमने देखा कि यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, तो उनका पर्पस हमें ऐसा लग रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी। तो इसका मतलब जो राजा महाराजा वगैरह थे, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे उस टाइम की, वो इस अपर वाले एरिया में रहते थे, अपर टाउन में रहते थे, और लोअर टाउन में बाकी लोग रहते थे, आम लोग, ठीक है। समझ रहे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हमें इस पूरी टाउन प्लानिंग का क्या क्या लगा, तो उसमें सबसे पहले आपको समझाते हैं। जैसे मान लो ये टाउन है ना, तो यहाँ पे मैं आपको घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो किसी गली में कोई घर बने हुए हैं, 4 घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ 1 2 3 4, ये किस्म की कॉलोनीज़ बना के रखी हुई थी, घर समझो या कॉलोनीज़ समझो आप। तो ये किस्म के, मान लो ये एक सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, अलग अलग सेक्टर बना के रखे हुए हैं। अब ये जो आपस में सेक्टर्स भी हैं ना, ये भी आपस में 90 डिग्री के ऊपर पूरे के पूरे अलाइन थे। 90 डिग्री का मेरा मतलब है ये कि अगर एक ये है तो बिल्कुल दूसरे उसका सामने होगा, ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा, इस हिसाब से प्लानिंग कर रखी थी। अब यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग की बात करो तो हमें सिंगल स्टोरी बिल्डिंग भी मिली हैं, यहाँ पे हमें डबल स्टोरी बिल्डिंग भी मिली हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग भी मिली हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल स्टोरी ही होता था उस टाइम पे। और ये सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ लोअर टाउन का, क्योंकि ऊपर का तो मैंने बताया कि वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टाइप की बिल्डिंग्स ही थी। तो नीचे लोअर टाउन में भी जो लोग भी रहते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, जो रोड्स थी वो आपस में 90 डिग्री पे कट करती थी। यहाँ भी इन्होंने क्या किया था, रोड्स के नीचे ही ड्रेनेज सिस्टम था पूरा का पूरा, कि घर का जितना भी ड्रेनेज है वो सारा का सारा यहीं से जाएगा। और ड्रेनेज में भी क्या किया हुआ था कि जैसे आजकल में हमने देखा होगा ना, हमारे इधर ड्रेनेज सिस्टम तो कैसा आपको पता है। तो वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ पे पिट होल्स भी थे, कि मतलब अगर किसी को सफाई वगैरह करनी है तो वहाँ पे नीचे जाके उसको साफ़ करके उसके ऊपर ढक्कन लगा के वापस छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे घरों के सामने हमने कुएँ भी देखे हैं, ठीक है। उसके बाद घरों को साइड से चारदीवारी भी देखी गई है। तो वो मैं आस्ता आस्ता बताता हूँ इसमें क्या क्या देखा हमने। तो ओवरऑल मैं आपको क्या बता रहा था कि टाउन प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ आपको अपर टाउन और लोअर टाउन में ये चीज़ याद रखनी है। अगर एग्ज़ाम में अब खासकर मेंस लिख रहे हो तो ये वाली डायग्राम थोड़ी सी काम आ जाती है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इस टाउन प्लानिंग में हमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिली। एक तो ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब होगा कि जिसे हम बोलते हैं अनाज खाना, मतलब जहाँ पे पूरा का पूरा स्टोर करके रखते थे, स्टोर हाउस,
ठीक है। तो वहाँ पे पूरा का पूरा खाने का इंतज़ाम जो था वो एक जगह पे सारा का सारा स्टोरेज का, तो ग्रेनरी का या प्रोविज़न अलग से होता था। उसके बाद एक कॉमन बाथ था। कॉमन बाथ मतलब जहाँ पे सारे के सारे जाके नहाने के लिए जाते थे या फिर वहाँ पे बात करने के लिए जाते थे, उसे कॉमन बाथ बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसे हम? कॉमन बाथ। ये हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे, तो हमें दिख गया ना पूरा का पूरा कुआं खोदा हुआ है, लेकिन वो कुआं ऐसा नहीं है जैसे हमारे कुएं। वहाँ पे उन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ था कि इस साइड से जब कुआं जा रहा है तो ऐसे सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, तो मतलब नीचे जा रहा है कोई। तो यहाँ से पता चल रहा है कि उसकी अहमियत ज़्यादा थी कि नीचे जाने के लिए पहले सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसे सीढ़ियाँ उतार के नीचे जा रहे हैं लोग, यहाँ से नीचे ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अब ये नॉर्थ पे है, ये साउथ पे है, ये चीज़ हमने देखी। और इस साइड पे मतलब जहाँ पे ये हमारा कॉमन बात है उसके साइड के ऊपर, यहाँ पे वेस्ट पे भी और ईस्ट पे भी, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे मैंने नॉर्थ और साउथ पे मैंने बताया सीढ़ियाँ थी और साइड पे चेंजिंग रूम्स थे। तो कहने का मतलब, तो चेंजिंग रूम्स भी थे साइड में मैंने बताया। तो इसको मतलब हमें जो अक्स लगा कि हमें लगा कि क्यों बनाया होगा, तो माना जाता है कि इसको रिचुअल बाथिंग के लिए ही बनाया गया होगा, ठीक है। क्योंकि साइड पे पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ से पौड़ियाँ नीचे जाके आप वो कर रहे हो सारी चीज़ें। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आपने सुनी होगी, वो कौन सा था? द ग्रेट बाथ ऑफ मोहिंजोदारो, जो मोहिंजोदारो में हमें मिला है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहिंजोदारो जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कहाँ पहुँचे हम, कहाँ तक पहुँचे थे। तो ऊपर में आपको क्या क्या बताया मैंने, ऐसे ये चीज़ें बता दी। अब इसमें दो तीन चीज़ें और मुझे याद आ रही थी। हाँ, ये जो ये ड्रेनेज सिस्टम था ना इनका पूरा का पूरा, इसमें अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी इन्होंने कोटिंग कर रखी थी। मतलब जो वेल जा रहा था ना नीचे से ड्रेनेज के लिए जो वो जा रहा था, उसमें जिप्सम की कोटिंग मिली है हमें, ठीक है, जिप्सम, ताकि मतलब ज़्यादा गंदगी वगैरह ना वहाँ पे बैठे, पूरा का पूरा आराम से वो चला जाए। नीचे से कोटिंग करके भी रखी हुई थी। अच्छा, उसके बाद मेन होल तो मैंने आपको बता दिया कि मेन होल भी बना हुआ था, पिट होल्स बने हुए थे। उसको कवर करने के लिए इन्होंने उसके ऊपर मतलब जिसको हम बोल सकते हैं पत्थर का यूज़ किया हुआ था या ब्रिक्स से बनाया हुआ था, जिससे उसको कवर करते थे पूरे के पूरे लिड को, जहाँ से बंदा अंदर जाके उसकी सफाई करता था, ठीक है। सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी वो मिला। उसके बाद हमने देखा कि अलग सेपरेट बेडरूम्स हैं, सेपरेट किचन्स हैं, वॉशरूम भी सेपरेट हैं, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे लोगों के मतलब वो वहाँ से पता चलता है कि कुछ लोगों के घर के सामने वेल्स भी थी। तो कहने का मतलब जो नीचे लोग रहते थे, यहाँ की बात कर रहे हैं ना हम सारे, तो अब पर नहीं हम लोअर टाउन की बात कर रहे हैं। तो लोअर टाउन में भी जो लोग रह रहे थे उन लोगों में भी इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन थी सोसाइटी की, कि कुछ लोग जो ज़्यादा अहमियत रखने वाले थे या फिर ज़्यादा पैसे वाले थे या फिर ज़्यादा उनकी सोशल लाइफ, तो हम यहाँ से कुछ भी अक्स कर सकते हैं। तो उनके घर के आगे जो था वो क्या था, मतलब वेल्स भी थे, प्राइवेट वेल्स भी थे, ठीक है। तो हाँ, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि अब जैसे जो घर भी बनाते थे ना, तो जैसे हम आजकल क्या करते हैं कि जो घर बनाते हैं वो फेस करता है किसकी तरफ? रोड की तरफ। तो उस टाइम पे जो घर बनाते थे वो रोड की तरफ, जहाँ से वो रोड जा रही होती थी ना, उस रोड की तरफ फेस नहीं करते थे। कहने का मतलब अगर यहाँ पे घर बना हुआ है ना और यहाँ पे रोड है, तो इस घर का जो एंट्रेंस होगा वो यहाँ से फ्रंट से नहीं बैक से होगा, यहाँ से, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है? तो यहाँ से भी बंदा सोच सकता है कि क्यों हो सकता है, तो बहुत सारी क्या सराइयाँ लगा सकता है बंदा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब जो हमें समझ में आ रहा है कि ये किस वजह से होगा, हो सकता है प्राइवेसी की वजह से, ठीक है। तो प्राइवेसी को सेफ गार्ड करने की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? एक तो हमने टाउन प्लानिंग थोड़ी सी बहुत देख ली और इसमें मैंने फैक्ट्स बताने की कोशिश की। इसमें है ही फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कहानी की तरह आपको समझा दूँ। तो इन दिस वाले, अच्छा एक तो आर्टिफैक्ट्स की बात कर रहे थे ना, तो हम देखो इसके बाद आर्टिफैक्ट्स में हमने पहली चीज़ पढ़ी सील, ठीक है। दूसरी में इधर घुस गया ना टाउन प्लानिंग में। तो दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं आर्टिफैक्ट्स में जो हमें मिली, वो थी स्कल्पचर्स, ठीक है, मतलब मूर्तियाँ, ठीक है। तो अब मूर्ति में अगर आप देखोगे तो किस किस चीज़ की मूर्ति बनी हुई होगी? जैसे हमने ऊपर देखा, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, किधर गया वो आर्टिफैक्ट्स में सील्स, तो किस किस चीज़ की बनी हुई थी ये माइंड में रखना। देखो आप ऐसे ही कहानियों को जोड़ पाओगे। तो सबसे पहले सोचो सील किस चीज़ की बनी हुई थी? अच्छा, सिल्वर की भी थी, गोल्ड की भी थी, कापर की भी थी, ब्रोंज की भी थी। अब ऐसे ही मैं अब बात कर रहा हूँ मूर्तियों की, मतलब स्कल्पचर्स की। तो उस टाइम पे जो हमें स्कल्पचर्स मिले तो सबसे पहले स्टोन के स्कल्पचर्स मिले। किसके? स्टोन के। उसके बाद मैं ऐसे बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद टेराकोटा। अभी समझाता हूँ टेराकोटा क्या होता है, अभी फिलहाल लिख लो। तो टेराकोटा, उसके बाद टेराकोटा सिंपल क्या होता है, जैसे बचपन में हम मिट्टी का खिलौना बनाते थे ना,
लेकिन मिट्टी के खिलौने को अगर आप फायर के ऊपर बेक कर दोगे, मतलब उसको जला के, जैसे हम ईंट बनाते हैं, सेम ऐसे ही किसी फिगर को, जैसे हमने पहले किसी क्ले से, मतलब क्ले का मतलब हो गया, मतलब क्ले की आपने फिगर बनाई, पहले मिट्टी की कोई फिगर बनाई, उसको फिर आपने बेक कर दिया किसमें, फायर पे बेक किया, तो वो क्या बन जाता है, टेराकोटा। तो टेराकोटा के स्कल्पचर्स, तो स्टोन स्कल्पचर्स, टेराकोटा स्कल्पचर्स। तो ऐसे आपको याद रखना है कि किस किस चीज़ के स्कल्पचर्स हमें मिले हैं। उस तीसरा आपको याद रखना है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर से मिले, ठीक है। तो अब देखो, पहला आ गया स्टोन, टेराकोटा और ब्रॉन्ज, ऐसे याद रखना है आप। अब देखो स्टोन से कैसे बन सकते हैं। आपने, अगर आपने देखा होगा बचपन में, दरिया के पास गए होंगे तो दरिया के पास बहुत सारे टाइप के पत्थर रहते हैं, ठीक है। एक हम जिसको बोलते हैं बेले का पत्थर, बड़ा ख़तरनाक होता है, ठीक है। एक होता है जिससे हम पाँव वगैरह साफ़ करते हैं, मतलब जिसे हम बोलते होते हैं, मैं भी नाम भूल गया उसका, पोरू पत्थर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट रिवर स्टोन, रिवर का स्टोन होगा लेकिन सॉफ्ट होगा, ठीक है, जिसको ताकि हम अपने हिसाब से शेप दे सकें। तो जो स्टोन के स्कल्पचर्स जो हमने देखे वो किससे बने हुए थे, सॉफ्ट रिवर स्टोन से, ठीक है। अब देखो इसका नाम भी रखा है, इसका नाम जनरली इसको हम बोलते हैं स्टेलाइट। तो कहीं पे अगर स्टीटाइट दिख जाएगा ना, स्टीटाइट सॉरी, ठीक है, स्टीटाइट, तो स्टीटाइट का मतलब सॉफ्ट रिवर स्टोन ही है, ठीक है। अब इसमें हमने जो देखी ना, मतलब एग्जाम्पल में अगर आपको याद रखनी पड़ जाए तो वो हमने देखी बियर्डेड स्टोन, बियर्डेड प्रीस्ट सॉरी, ठीक है, कि मतलब एक प्रीस्ट की हमें मूर्ति मिली जिसका मतलब ऐसा माना जाता है कि वो प्रीस्ट था। अब प्रीस्ट क्यों था, क्योंकि उसके फीचर्स ही ऐसे थे। एक तो उसके मुंह के ऊपर मतलब बियर्ड थी, तो हमने इसको बोल दिया बियर्डेड, बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है, तो दाढ़ी वाला प्रीस्ट था। उसके बाद एक शाल रखा हुआ था उसने, एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये हमें मिला है जिसकी बियर्ड भी थी। देखो ये जो प्रीस्ट था, मेरी ड्राइंग ऐसी है कुछ, इसने एक तो शाल रखा हुआ था, ठीक है, एक तो बियर्डेड प्रीस्ट, तो उसके ऊपर शाल भी उन्होंने पत्थर के ऊपर ही बना रखा है, तो लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि उसने शाल वियर किया हुआ है, अपने ऊपर शाल रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं ऐसे, जैसे हम बचपन में नहीं बनाते थे, जैसे 3-3, जिसको हम बोलते हैं ट्रीफॉयल पैटर्न। क्या, ट्रीफॉयल पैटर्न मतलब 3 कोण वाले पैटर्न, ठीक है। उसके बाद उसके सर के ऊपर ना एक ऐसे बैंड सा बना हुआ है, जैसे हम बचपन में अपने सर को बांध लेते थे, ठीक है। तो एक हेड बैंड बांधा हुआ, और उसमें ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे सिक्का बांधा हुआ यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो एक तो हमने क्या देख लिया कि उसके ऊपर बियर्ड थी, उसके सर पे ये था, उसने शाल लगाया था, शाल पे ये था। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी, या फिर आपको मेंस में भी कोई क्वेश्चन लिखना पड़े, तो आप स्कल्पचर पे ऐसे डायग्राम्स ही बना के बता सकते हो, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया आपको स्टोन में, तो सॉफ्ट रिवर स्टोन जिसको हम स्टीटाइट भी बोलते हैं, उससे ही जनरली स्टोन स्कल्पचर हुआ था पूरा का पूरा, जो मूर्तियाँ बनी थी। दूसरे आते हैं हम टेराकोटा पे। तो टेराकोटा मैंने आपको बताया कि क्ले की कोई भी फिगर बना ली, फिर उसको फायर पे बेक कर लिया, जैसे हम बोलेंगे टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब सिंपल ही होता है कि कोई भी क्ले फिगर अगर हम उसको बेक कर देंगे वो टेराकोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेराकोटा ट्रेडिशन में वो बनाते क्या, इसमें हमें टाइल्स भी मिले हैं, मतलब जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं वैसे। उसके बाद एक और हमें मूर्ति मिली है टेराकोटा में, मदर गॉडेस की। अब हम मदर गॉडेस, उसको क्यों नाम दिया हमने, क्योंकि वो जो फिगर बनी हुई है ना, वो ऐसे बनी हुई है कि सॉरी मैं डायग्राम नहीं बनाना चाह रहा, मतलब सिंपल आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे जैसे यहाँ पे नेवल बना रखा है, ठीक है, जैसे हम सब की नेवल होती है, तो नेवल से क्या हो रहा है कि ऐसे कुछ लाइन सी बना के रखी हुई हैं जो इसके अराउंड ऐसे घूम रही हैं। तो मतलब जो मदर गॉडेस की जो हमें मिली है स्कल्पचर, वो इस हिसाब का है। अब ये बहुत ज़्यादा अबोडेंट मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें आम मिली है, हर जगह पे मिली है, इन द स्टोन्स में जितने भी आप देखोगे, तो वहाँ पे हमें जो डिपिक्शन मिली है तो वो इसी हिसाब से है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे ऐसे बताया हुआ है कि ये प्लांट है जो एनसर्कल कर रहा है उसकी बॉडी को, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो मतलब ये जो मूर्ति इन्होंने बना रखी है, ये गॉडेस किसकी है, ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, जिसका नाम मैंने आपको शुरू में बताया, मदर गॉडेस। तो टेराकोटा में एग्जांपल आ गई मदर गॉडेस की। तो मैंने बता दिया कैसे नेवल से निकल रहा है, ये सारा का सारा इन्होंने बना रखा है जो पूरा घूम रहा है, ये एक ट्री को मान रहे हैं, एक प्लांट जो है वो एनसर्कल कर रहा है पूरी की पूरी बॉडी को, और वो जो डिपिक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, ब्रोंज की। अब देखो ब्रोंज कैसे होता है, ये तो आप सबको पता है ब्रोंज कैसे बनता है। अगर हम कॉपर और टिन को पिघला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ब्रोंज मिल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करते थे, जो ब्रोंज का स्कल्पचर बनाते थे ना, ये बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ करते थे, इसको बोलते हैं लास्ट वैक्स टेक्निक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लास्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। अब देखो कितना दिमाग लगाते थे, सोचते रहना। सबसे पहले क्या करते थे, कोई भी मूर्ति बनाएंगे, लेकिन वो मूर्ति वैक्स की बनाएंगे। वैक्स तो पता है ना आपको, जो मोमबत्ती में से निकलती है, समझ लो, ठीक है। तो वैक्स आराम से मिल जाती थी। अब वैक्स को सबसे पहले क्या करते थे कि वैक्स को क्योंकि वैक्स को पिघलाया जा सकता है, सिंपल सा मेथड इतना यूज़ करते थे। अब जैसे आपने कुछ भी बनाना है, जैसे मान लो मुझे क्या बनाना है, मुझे एक शेप बनानी है तो ये जैसी सॉरी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे ब्रोंज स्कल्पचर में जैसे कौन से एग्जांपल लें हम, जैसे डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो का नाम सुना है तो उसी एग्जांपल लेते हैं। तो एक गर्ल बनाई उन्होंने, ठीक है। एक मिनट, मुझे बनाना नहीं आएगा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कैसे बनेगा। ओहो, इसका मुँह तो दो बन गया बेचारी की। मान लो मैंने वैक्स से ये बनाया सारा का सारा, ठीक है। और वैक्स से मैंने ऐसे करके कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बनाया वैक्स से, ये पूरा का पूरा वैक्स है। यहाँ तक समझ आ गया? ये बता रहा हूँ लास्ट वैक्स टेक्निक कैसे काम करती थी। अब इस पूरे को, क्योंकि वैक्स सूख गया है, अब इस पूरे को ऊपर से कोट करते थे, किससे? क्ले से, मिट्टी से ही, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो कोट लगा रहा हूँ मैं पूरा का पूरा, ये किससे लगा रहा हूँ? क्ले से लगा रहा हूँ, मतलब मिट्टी का ऊपर से मैंने पूरा का पूरा कोट लगा दिया, ठीक है। और मोटी उस हिसाब से पूरी की पूरी बैठ जाएगी इसके ऊपर। आपने यूट्यूब के बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे ये यूज़ करते हैं आजकल, नहीं तो आप सर्च कर लेना लास्ट वैक्स टेक्निक कैसे यूज़ होती है। उस टाइम पे ये यूज़ करते थे, ठीक है। आज से कितने 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1000 साल पहले की। अब देखो क्ले का जैसे ही बना दिया उन्होंने, अब क्या करते थे, इस पूरे को बेक करते थे, नीचे से आग लगा देते थे। यहाँ से मैंने लगा दी आग, ठीक है। जब इसमें आग में रख देंगे तो आप खुद सोच के देखो, आग में वैक्स क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। तो अब ये नीचे छोटा सा सुराख कर देते थे यहाँ पे, या ऊपर सुराख कर देंगे, कहीं पे भी सुराख कर दो। अब वो वैक्स पूरी की पूरी वहाँ से निकल जाएगी, निकल जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया? अब सोचिए जैसी वैक्स निकल गई तो अंदर का जो हमने ऊपर से कोट किया हुआ था ना, तो उसका शेप कैसा रह गया? वैसा ही जैसा कि पहले से वैक्स का शेप था। वो पूरी की पूरी जो डांसिंग गर्ल की हम बात कर रहे हैं, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो की, जो मोहनजोदारो से हमें मिली है, तो वहाँ पे पता है एक गर्ल मिली जो डांस कर रही है। तो अब देखो उन्होंने जो शेप बनाई वैक्स की, उसके ऊपर कोट किया क्ले का, आग के ऊपर रखा, उसके बाद आग के ऊपर रखने के बाद वो पिघल जाएगा तो वो सारा का सारा वैक्स यहाँ से निकल जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ एक क्ले की मूर्ति बच गई, लेकिन अंदर से पूरी की पूरी खाली है, खालो है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ब्रोंज डाल दूंगा, यहाँ से मैं ब्रोंज डाल दूंगा इसमें, ऊपर से डाल दो उल्टा करके, जैसे मर्जी डालो। अब कुछ देर के लिए उसको फिर छोड़ देते हैं, जब ठंडा हो जाता था पूरा का पूरा तो वो सेटल हो जाएगा अंदर का पर। ठंडा होने के बाद उसने पूरी की पूरी शेप किस चीज़ की ले ली? उस वैक्स की जो शुरू में थी, ठीक है। तो जब वैक्स की शेप, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता क्या करते हैं, बाहर की मिट्टी को हटाएंगे और उसके बाद उसको बाहर से जो ब्रोंज की पूरा का पूरा मूर्ति बनी हुई है, फिर उसको पॉलिश करते थे, रिफाइन करते थे बाहर से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया कि क्या यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे। तो हमने दो चीज़ें कवर की आर्टिफैक्ट्स में, पहली हमने सील कवर की, दूसरी हमने ये अपने स्कल्पचर्स कवर किए। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद हमें ऑर्नामेंट्स में, और मतलब उसमें और क्या मिला, ऑर्नामेंट्स मिले हैं आर्टिफैक्ट्स में, ठीक है। ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ऑर्नामेंट्स किसको बोलते हैं आप सबको पता है। कॉस्मेटिक्स भी मिला है, तो किस कहने का मतलब फैशनेबल लोग थे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स हमें जेवरात भी मिले हैं, कॉस्मेटिक्स की स्किन की, हाँ मतलब त्वचा को बढ़ाने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए कॉस्मेटिक्स में जितने भी हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि इसका मतलब अगर ऑर्नामेंट्स बन रहे थे, कॉस्मेटिक्स बन रहे थे, तो कुछ इंडस्ट्रीज़ भी होंगी उस टाइम पे। तो देखो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो वहाँ पे। तो जैसे मेंस में आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है ना, और आपको ये कहानी पता है, आप कुछ भी एंगल कहीं से भी टच करके उसका अक्स निकाल लोगे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। तो आपको सारा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ फैक्ट्स याद रखने, लेकिन आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए सारा का सारा कि काम कैसे चल रहा है सारा। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ऑर्नामेंट्स में मिला क्या क्या। सबसे पहले नेकलेस मिला, ठीक है। नेकलेस तो देखा ना सबने, हार जो गले में डालते हैं। उसके बाद हमें इसमें पेंडेंट भी मिला। पेंडेंट क्या होता है? हार जैसा ही होता है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग नहीं लटका के रखते हैं, वो थोड़ा सा गुंडा लगने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से कुछ लटका दिया, ये यहाँ पे कुछ भी रिंग लगा दी, कुछ भी लगा दिया, तो वो ये गले में डाल दिया, ठीक है। हार में और इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। नेकलेस हो गया, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, पेंडेंट हो गया। उसके बाद और क्या देखने को मिला हमें उसमें, जैसे हमें फिंगर रिंग मिली है, ठीक है, रिंग्स भी लगाते थे। उसके बाद वेस्ट बैंड्स मिले हैं, ठीक है।
उसके बाद बैंगल्स मिली हैं। तो ये चीज़ें हमें ऑर्नामेंट्स में मिली। ऐसे ही कॉस्मेटिक में हमें क्या क्या मिला, लिपस्टिक मिली, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा हमें कैसे पता चला कि क्या क्या मिला है, कैसे मिला है। सोप के मिले हैं हमें कि सोप भी यूज़ करते थे, काजल यूज़ करते थे, ठीक है, सिंदूर यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे भी लोग ये चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एग्ज़ाम में जनरली पूछ सकते हैं, वो उसको बोलते हैं टिंक्चर, ठीक है। हमें मतलब वो टिंक्चर का भी यूज़ करते थे एज ए इन्फेक्टेंट, कि जैसे मान लो कुछ ज़ख्म हो जाती है ना, तो ज़ख्म के ऊपर अभी हम क्या लगाते हैं, जैसे पुराने थोड़ा सा चले जाओगे अगर आप 50 साल पहले, तो हल्दी लगाते थे, ठीक है। तो ये टिंक्चर जो है ये यूज़ होता था एज ए मतलब डिसइंफेक्टेंट, ताकि इन्फेक्शन बढ़े ना, ठीक है। उसके बाद ये जनरली बना होता था, जिसे हम कैलोमल भी बोलते हैं, Hg2Cl2 से बनाता था, ठीक है। इससे उस टाइम पे बनाते थे। तो कहने का मतलब इसकी पूरी इंडस्ट्रीज़ होंगी, इसकी भी पूरी इंडस्ट्रीज़ होंगी। अब देखो नेकलेस जो बनाते थे, ये इसमें मतलब किस टाइप के नेकलेस थे, मतलब पत्थर के थे, सोने के थे, किसके थे, तो वो भी आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले सी कलर्ड स्टोन यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जैसे आपने नाम सुना होगा इमाथिस्ट, ठीक है, उसका यूज़ करते थे। उसके बाद कार्नेलियन का यूज़ करते थे, ठीक है, और लैपिस लाजुली, ये मिले हैं हमें जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स में हमें मिले हैं, ठीक है, या कलर्ड स्टोन में, इनके नाम ये थे, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन आ जाएगा एग्ज़ाम में, तो आपको करके आना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया तो और कुछ बचा है इसमें, हाँ, इंडस्ट्रीज़ में पूछ सकते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे थी, क्या था। तो इतना डेप्थ में तो नहीं जाते, लेकिन थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जैसे एक तो हमें मोतियों की इंडस्ट्री मिली है, ठीक है, मतलब जिसे हम बोलते हैं बेड मेकिंग इंडस्ट्री या फिर मोती मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो मोती इंडस्ट्री ये कहाँ पे मिली है, ये याद रखना, चनूधारों में, CHANUDARO, चनूधारों में। कहाँ पे मिली है? चनूधारों में बीड मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे मोती बनते थे। उसके बाद बेंगल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे बेंगल्स बनती थी, बेंगल्स की इंडस्ट्रीज़, वो कहाँ पे? कालीबंगा। तो नाम से भी याद रखेगा, बंग और बेंगल्स, ठीक है, कालीबंगन। तो यहाँ से हमें बेंगल की इंडस्ट्री मिली है। तो इसमें और क्या ही बताऊँ यार, ठीक है, इतना बहुत है। कहाँ तक पहुँचे थे हम? ये कवर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था, मेरे को छूट तो नहीं रहा, सॉरी फॉर। तो अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने टोन प्लानिंग देख लिया, उसके बाद हमने आर्टिफैक्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपसे पूछा जा सकता है। अब आप एक काम करना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओ, कहीं से भी, गूगल को बोलो, चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर 50 क्वेश्चन बना के दे, और आप ट्राई करो एक बार। आप देख लेना, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 35+ क्वेश्चन आपके होंगे। वो जो 15 क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे ना, वो और फैक्ट्स होंगे कुछ, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं कवर करवा सकता बंदा। मैंने कोशिश की है, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, वो यहाँ पे नहीं आएंगी ना। हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत लंबा टॉपिक है। मैं यहाँ पे सिर्फ उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको बता रहा था, जिसमें हमने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर ही पढ़ना था। तो आर्किटेक्चर भी मैंने आपको बता दिया, स्कल्पचर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दूसरा अब हम मूव करेंगे किस पे? मॉरियन एज आर्ट पे। आई होप यहाँ तक आपको कवर हो गया होगा। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग से नहीं पढ़ी है, तब भी मुझे उम्मीद है कि मतलब जो आपने एंशिएंट में नहीं पढ़ी होगी, तब भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड कवर करते हैं, मौर्यन एज आर्ट। क्या करेंगे? अब थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। क्या करेंगे? मौर्यन एज आर्ट। अब देखो, आपने अगर उसमें मतलब जो एंशिएंट पढ़ी होगी, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम कौन सा टॉपिक कवर करते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद हम मौर्यन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैदिक तो स्किप ही कर दिया, क्योंकि वैदिक अभी मैं बताऊंगा क्यों स्किप किया, क्योंकि वैदिक के हमें वैसा कुछ मिला नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इस वैदिक को दोनों को इकट्ठा ही करके पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम सीधा इंडस वैली के बाद जंप करते हैं मौर्यन एज आर्ट पे। अब देखो, मौर्यन किस टाइप का आर्किटेक्चर बनाएंगे, वो सारा का सारा इन्फ्लुएंस होगा कि वो किस चीज़ को, किस रिलीजन को मानते हैं। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद या फिर वैदिक पीरियड में हमने आपने देखा होगा, एक तो हमारा इनिशियल वैदिक पीरियड और फाइनल वैदिक पीरियड, मतलब लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं। तो जो वैदिक पीरियड था ना, लेटर पार्ट उसका वैदिक पीरियड का,
तो उस टाइम पे असल में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी उसमें एंशंट में। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बैक्स का दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मौर्यन एज आर्ट किससे मुतासिर होकर बना होगा। तो अब लेटर पीरियड में ना एक ट्रेडिशन निकल के सामने आई थी, मतलब जब हम लेटर वैदिक पीरियड के बाद की बात कर रहे हैं। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ, कैसे बोल सकते हैं कि जैसे ही मतलब अब होता क्या था कि टाइम के साथ आपने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे हमने देखा कि अपर टाउन और लोअर टाउन होता था। वैदिक में मतलब जो फर्स्ट वाला था ना इनिशियल वैदिक पीरियड, उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन नहीं थी सोसाइटी में, मतलब लोगों में उतना ज़्यादा ऊंच नीच का नहीं था। लेकिन लेटर में ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ गई थी कि जैसे ब्राह्मण्स की डोमिनेशन देखने को मिली थी। उसके बाद जो वैदिक रिचुअल्स थे उनको बहुत कम्प्लेक्स बना दिया था, ठीक है। उसके बाद वर्ना सिस्टम निकल के सामने आ गया था। वर्ना में वही आ गया ना कि अब ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, ठीक है, विश्व और वो सारा अलग, पूरा का पूरा वर्ना सिस्टम था। उसके बाद एनिमल सेक्रीफाइस स्टार्ट हो गया हुआ था। वुमेंस की पोजीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा डेटोरेट करने लग गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हुई, तो आपको पता है जब भी ऐसी चीज़ होगी तो कुछ ना कुछ ट्रेडिशन एक नया सामने आएगा। तो उस टाइम पे एक नया ट्रेडिशन सामने आया था जिसको हम बोलते हैं शर्माना डैन, ठीक है, शर्माना ट्रेडिशन, शरामाना, SHARAMANA, ठीक है। शरामाना ट्रेडिशन जो था अब देखो, तो शर्माना ट्रेडिशन ऐसा माना जाता है कि इसी शर्माना ट्रेडिशन से ही मुतासिर होकर फिर आगे जो हमने पढ़ते हैं ना हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है, ये जो मज़हब निकले थे सामने, तो ये इसी से मुतासिर होकर मतलब शर्माना ट्रेडिशन चला और उसके बाद ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मौर्यास इंडिया में आए थे, आपने उसमें पढ़ा होगा, तो उन्होंने सबसे पहले आते ही शर्माना ट्रेडिशन को ही अपनाया, ठीक है। तो अब उनका जो आर्किटेक्चर होगा ना, जितने भी वो इनिशिएटिव लेंगे वो सारा का सारा इसी शर्माना की डिफरेंट ब्रांचेस मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से ही मुतासिर होकर बनेगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको याद रहेगा कि मौर्यन एज आर्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस में, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में। तो पहली चीज़ यहाँ की जो सबसे मशहूर है वो है केव्स। क्या है? केव्स। तो केव्स जैसे आप याद रखोगे तो क्या आ जाएगा, मौर्यन केव्स पढ़ने हैं आपने, ठीक है। अब देखो, मौर्यन केव्स में आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले केव्स पे जाने से पहले क्या क्या पढ़ेंगे आप मौर्याज में। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, हमने आपको बताया आर्टिफैक्ट्स पढ़े हमने, उसके बाद हमने क्या बोलते हैं उसको, टाउन प्लानिंग पढ़ी। तो आर्टिफैक्ट्स में हमने सील देखी, आर्टिफैक्ट्स में हमने स्कल्पचर देखा, आर्टिफैक्ट्स में हमने ऑर्नामेंट्स देखे, कॉस्मेटिक्स देखा, वो सारी चीज़ें उसमें देखा हमने। अब ऐसे ही मौर्यन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो हम पढ़ेंगे, पहले तो केव्स पढ़ेंगे। ऐसे बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला था केव पढ़ेंगे, उसके बाद हम और क्या पढ़ सकते हैं, इनका दूसरा क्या था, इनका भी स्कल्पचर्स पढ़ेंगे, ठीक है, मौर्यंस के, ठीक है, कि स्कल्पचर्स में मौर्यन स्कल्पचर्स क्या क्या थे। उसके बाद मौर्यन पिलर्स बहुत मशहूर हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी पोट्री भी बड़ी मशहूर थी, वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थी पोट्री, ठीक है, लेकिन उस लेवल की नहीं थी, तो इसलिए उतनी इंपॉर्टेंट है। जिसकी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस पीरियड में हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके स्तूपास पढ़ेंगे, स्तूपास, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं केव से। किससे? केव से। अब देखो, इंडिया में पहली चीज़ याद रखनी है कि अगर फर्स्ट मैन मेड केव्स की बात करे कोई पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो कौन है? मौर्यन के केव्स हैं। इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, ठीक है। अब इन केव्स में होता क्या था ऐसा, तो सबसे पहले मैं केव बनाने की कोशिश करता हूँ। इनके केव कैसे होते थे, इस टाइप के इनके केव्स होते थे। ऐसे यहाँ पे एंट्रेंस होता था। मेरी डायग्राम थोड़ी ऐसी होंगी लेकिन कोई नहीं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा मैं जो बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो इनका एंट्रेंस है यहाँ से, तो ये आ गई आपकी केव, ठीक है। तो इस केव के ऊपर इस हिसाब से ये आ गई आपकी केव, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जैसे आप एंट्रेंस पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये सेमी सर्कुलर है इस टाइप का। जैसे सर्कल का आधा होता है ना, सेमी सर्कल तो पता है ना आपको, तो सेमी सर्कुलर टाइप। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ था ये रेक्टेंगुलर टाइप का, मतलब इसमें ऐसे रेक्टेंगल्स थी, बहुत सारी रेक्टेंगल्स बना रखी थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये एंट्रेंस आ गया। इस हिसाब का डिज़ाइन सामने आपको दिखता था ऊपर निकलते, जैसे आप एंट्रेंस करोगे तो सामने जो ऊपर दिखता है। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉलम थे, यहाँ पे एलिफेंट्स की इमेज बनी होती थी, ठीक है। ये आ गया बाहर बाहर का।
उसके बाद जैसे आप अंदर इंटर करोगे केव में, तो आप देखोगे इन साइड से इन्होंने क्या किया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे अंदर से पॉलिश किया हुआ है, तो मतलब वहाँ पे कोई रहता होगा। तो यहाँ पे रहता कौन था, तो यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। जैसे आज टाइम मौलवी और पंडित होते हैं ना, उस टाइम पे मॉन्क्स होते थे। ठीक है, तो आजीविका आजीविका मॉन्क्स जो थे वो रहते थे इन केव्स में। समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, ये जो मेजोरिटी हमने देखी ना कि ये केव्स बनाए किसने थे, मेजोरिटी ऑफ वो अशोका ने बनाए हैं। अशोका तो पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है, जिसने बाद में बुद्धिज़्म वो अडॉप्ट कर लिया था। और अशोका के साथ याद रखना, इसका एक ग्रैंड सन था दशरथ। दशरथ और अशोका के सबसे ज़्यादा केव्स इन दोनों के बनाए हुए मिलते हैं हमें। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स एग्ज़ाम में आ सकती हैं कि अशोका के कौन से हैं इसमें जो अशोका ने बनाए थे। तो आपको 2-3 याद रखने हैं। एक याद रख लेना, लोमस ऋषि केव। ठीक है, ये बराबर हिल्स में है, मतलब गया में। उसके बाद दूसरा आ गया आपका सुधामा केव, और कौन सा है, धोली केव है एक। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जो अशोका और दशरथ ने बनाई हुई हैं, और उनका इस हिसाब का आर्किटेक्चर है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब हर किसी में ना थोड़ा थोड़ा अलग होगा। जैसे धौली केव की अगर बात करें तो जैसे ही मतलब आप उसके एंट्रेंस में जाओगे ना, तो उस केव के बिल्कुल इन फ्रंट पे एक एलिफेंट का स्कल्पचर रखा हुआ है बाहर, मतलब एक एलिफेंट बैठा हुआ है। स्कल्पचर तो हमने पढ़ा ना क्या होता है, ठीक है, मूर्ति रखी हुई है। तो ये मौर्यन टाइम में ही बनी हुई थी। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको यही पता होना चाहिए था कि एक से दो तीन एग्जाम्पल आपको पता हो, सबसे ज़्यादा किसने बनाए हुए हैं, क्या शेप होती थी, अंदर से पॉलिश होता था, अंदर बैठता कौन था जाके। ठीक है, इतना बहुत है। अब हम आते हैं मौर्यन के पिलर्स के ऊपर। केव्स हो गए, अब बात करते हैं पिलर्स की। तो पिलर्स में क्या खसूसियत थी, पहली चीज़ ये मोनोलिथ थे। मोनोलिथ का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक ही पत्थर के बने हुए, सिंगल स्टोन के बने हुए। आप सोचो, पूरा का पूरा पिलर बना दिया, और वो भी छोटा नहीं, उसकी एवरेज हाइट भी अराउंड 40 फीट है। 40 फीट ऊंचे पिलर्स बनाए हुए हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखा हुआ है, पूरा का पूरा एक ही स्टोन है। ठीक है, अब उसकी शेप जो हमने देखी वो किस हिसाब की है, मतलब उस पिलर को इन्होंने जो कार्विंग की है ना, उसके ऊपर क्या कार्विंग की है यार, बा कमाल। हाँ देखो, जैसे मान लो ये पिलर है, तो इनका जो पिलर है, तो सबसे पहले यहाँ पे ना ऐसे बेल शेप्ड ऊपर जाते ही ऐसे बेल सी बन जाएगी। एक मिनट में बनाने की कोशिश करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये पिलर के ऊपर एक बेल टाइप, फिर उसके ऊपर जैसे ये कर्व से है ना, इसमें से एक ही आई निकल के आ जाती है सामने ऐसे, और इसमें इन्होंने ऐसे चरखा सा ड्रा किया हुआ है। इनके अलग अलग नाम भी बताऊंगा अभी आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे जैसे किसी के सर का ताज वगैरह रखा हुआ हो ना, वो ऐसे रखा हुआ है। इस टाइप के पिलर्स होते थे। ठीक है, ये आ गया जी पिलर। अब इसमें सबसे पहले ही ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो एनिमल्स की कार्विंग आपको मिलेगी, मतलब जानवर बना के रखे हुए, उनकी कार्विंग कर रखी है, उनकी पेंटिंग वगैरह। कार्विंग मतलब स्टोन के ऊपर ही कार्व कर रखा है, मतलब जैसे खनोतर खनोतर के करते हैं ना वैसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो आई वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं अबैकस। क्या बोलते हैं, अबैकस। और ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं बेल कैपिटल। क्या बोलते हैं, बेल कैपिटल। ठीक है, तो इसमें ऐसे इस टाइप की कार्विंग कर रखी है। ये देखो, ये है आपकी शेप। यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे केव का मैंने बताया फर्स्ट मैन मेड केव है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। पिलर्स की बात करूँ तो मोनोलिथ मोनोलिथ है। ठीक है, तो इसमें इसके अगर पार्ट की बात करें तो इसमें टोटल कितने कितने क्या क्या पार्ट्स हैं। एक तो आगे शाफ्ट, इसको शाफ्ट बोलते थे, शाफ्ट। उसके बाद बेल कैपिटल आ गया। उसके बाद और क्या बताया मैंने, हाँ ये अबेकस आ गया, और ऊपर कार्विंग कर रखी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा नहीं कि हर एक पिलर में ही आपको अबेकस भी मिल जाएगा। मतलब जनरली हमने देखा किसी में शाफ्ट है, बेल कैपिटल है, अबेकस नहीं होगा, तो ऊपर एनिमल की कार्विंग होगी इस टाइप से, और किसी में ये चारों के चारों फीचर्स होंगे। ठीक है, अब देखो, उसके बाद ये जो है ये आ गया अशोक का चक्र, जिसको हम बोलते हैं, जो आज भी हमारे पास नोट्स में भी देखा होगा आपने। ठीक है, अशोका चक्र ये बिल्कुल बीच में इस आंख में बना हुआ है। ठीक है, और हर बार नहीं है, कभी कभी है। उसके बाद टॉप के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि एनिमल्स की कार्विंग कर रखी है। ठीक है, अब देखें, और बाहर से आप देखोगे तो बहुत अच्छे से पॉलिशिंग वगैरह कर रखी है। ठीक है, पॉलिश तो नहीं यूज़ होती थी, कहने का मतलब जैसे हमने वो देखा था ना मोहनजोदारो, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, उसको बाहर से पॉलिश करते थे, तो सेम वैसे ही इनकी पॉलिशिंग भी हुई होती थी बाहर।
अब सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे कहीं और पिलर्स नहीं थे, ठीक है। आज जहाँ पे ईरान है उस टाइम पे वहाँ पे वो एक्मेनेशिया पूरा का पूरा उस टाइम पे वहाँ पे भी एक सिविलाइजेशन थी, तो उस सिविलाइजेशन में पिलर्स थे उस टाइम पे वहाँ पे भी, लेकिन वो पिलर मोनोलिथ नहीं थे, ठीक है। एक ही ऐसा नहीं था कि एक ही पत्थर के थे पूरे के पूरे बने हुए। तो उसके बाद उनकी एवरेज हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना 40 फीट थी, तो उनकी 25 फीट के अराउंड थी। तो इस वजह से मॉरियन पिलर्स जो हैं ये इनकी मतलब, उसके बाद आप ये क्राफ्टमैन स्किल्स भी अगर देखोगे ना, इसके ऊपर जो क्राफ्टिंग कर रखी है, ठीक है, जो बना रखे हैं एनिमल्स वगैरह, वो टॉप नॉच की थी, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, 3-4 एग्जांपल। जैसे अब देखो इसका काम क्या होता होगा, आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों बनाते होंगे। जैसे जब भी जीतते थे ना तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज। उसके बाद कहीं पे किसी को ऊपर चढ़ के कोई बात करनी है, कोई सरमन देना है, कोई कमांड देनी है, तो वो इसके ऊपर टॉप पे चढ़ के वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से बोलता था ताकि सबको देख सके, सब तक आवाज़ जा सके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ फेस्टिवल्स होते होंगे तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी होता होगा। और क्या होता होगा, तो और ये भी हो सकता है कि मतलब किसी एम्पायर में कितना दम है, तो वो शुरू उनके पिलर्स को देख के लगता होगा कि यार वाह क्या बनाया है इन्होंने। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे आपको ये 4 एग्जांपल्स याद रखनी है, एग्ज़ाम्स में आती हैं। एक तो आ गया लोरिया नंदागढ़ पिलर्स, लोरिया लोरिया नंदागढ़ पिलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्राउनिंग एनिमल है ना, ऊपर जो मैंने बताया ना टॉप पे जो एनिमल बना हुआ है, यहाँ पे इसमें क्या है, एक लाइन बना हुआ है, एक लाइन बना है, लोरिया नंदागढ़ पिलर, तो एल से एल याद रख लेना, और एक लाइन बना हुआ है, ठीक है। दूसरा है रामपुरवा पिलर, कौन सी, रामपुरवा पिलर्स, ये बिहार में है। तो यहाँ पे जो हमें ये क्राउनिंग एनिमल मिला है वो है बुल, ठीक है। रामपुरवा में क्या मिला है, बुल मिला है। उसके बाद सारनाथ का तो नाम सुना होगा आपने, सारनाथ पिलर, ये भी यूपी में ही है। वो बिहार में है, ये यूपी में है। तो यहाँ पे हमें जो कार्विंग एनिमल मिला है वो 4 लाइन्स हैं, एक नहीं कितने हैं, 4, ठीक है, सारनाथ पिलर्स में। उसके बाद सनकिस्सा, सनकिस्सा पिलर, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी है लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आप। तो यहाँ पे कार्बन जो हमें मिला है क्राउनिंग एनिमल, वो कौन सा था, एलिफेंट। तो ये याद रखना है कि कौन से कहाँ पे था। यहाँ पे क्राउनिंग एलिमेंट एलिफेंट है, यहाँ पे 4 लाइन से, यहाँ पे बुल है और यहाँ पे लाइन है। मैंने इसका एक कोड भी बना रखा हुआ है, बोलो तो बता देता हूँ। वो कुछ ऐसा था, अभी पूरा मुझे याद नहीं है। सारनाथ को मैंने अलग से याद रखा था, सारनाथ पिलर में 4 लाइन्स हैं, तो सबसे पहले ऊपर 4 लाइन्स आ जाएंगे। उसके बाद एक लाइन वाला याद रखा था, उसके बाद एलिफेंट, फिर बुल, ठीक है। तो ऊपर ये सारनाथ तो हो गया ना अलग से। अब इसके बाद मेरे पास बच गया LSR, LS और R, मतलब लेडी श्री राम कॉलेज। मेरी जोजा ने वहीं से किया है ग्रेजुएशन, तो LSR मुझे वैसे याद रह गया था। तो आ गया LSR। तो L का मतलब यहाँ पे आ गया लोरिया, ये लोरिया नंदागढ़, और S का मतलब आ गया आपका सनकिस्सा, और R का आ गया रामपुरवा। तो ऐसे करके याद रह लेगा, ठीक है। तो हमारे पिलर्स भी हो गए, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मज़ा भी तो आ रहा होगा आपको, ठीक है। केव्स, पिलर्स। अब हम बात करते हैं स्कल्पचर की, मूर्तियों की, किसके, मौर्यन की, मौर्यन स्कल्पचर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको याद रखना है ये 2 नाम, यक्ष और यक्षिणी। इनका जिक्र महाभारत में भी आता है, क्योंकि ये हिंदूज़ में जो यक्ष और यक्षिणी हैं, ये मतलब लोकल गॉड्स जो हैं माने जाते हैं। लेकिन ये हर एक में, जैसे आप बुद्धिज़्म में देख लोगे, जैनिज़्म में, उनमें भी यक्ष और यक्षिणीज़ का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो इनके स्कल्पचर्स हमें मिले हैं मौर्यन स्कल्पचर्स में। सबसे पहले तो माइंड में यही रखना है, समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब हिंदू के अंडर, जैसे ये हिंदू से ही बाद में जो चीज़ें निकली हैं, जैसे जैनिज़्म या बुद्धिज़्म वगैरह, तो वहाँ पे भी जैसे आप जैनिज़्म की बात करते हैं पहले, तो जैनिज़्म में एक कंसेप्ट आता है 24 यक्षिणी का, 24 यक्षिणी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप देखोगे हिंदुज़्म में, तो मैंने आपको बताया ना महाभारत में नाम है किसका, इसका यक्ष का।
ऐसे ही जैनिज़्म हो गया, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो बुद्धिज़्म में भी यक्ष और यक्षिणी दोनों बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। ठीक है, बहुत रेवर्ड फिगर्स हैं। तो यक्षिणी, ठीक है, तो इनकी इमेज बुद्धिज़्म में भी बहुत मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हिंदुज़्म में यक्ष का महाभारत में, उसके बाद हिंदुज़्म में ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्शिप है जिसका नाम क्या था, सप्तमातृका। हाँ, सप्तमातृका पूजा, एक पूजा होती है सप्तमातृका पूजा, जिसमें 7 यक्षिणी की वर्शिप करते हैं, 7 यक्षिणी की वर्शिप करते हैं। तो मतलब यक्ष और यक्षिणी में आप ओवरऑल बताना चाह रहा था कि जैनिज़्म, हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स मानी जाती हैं। ठीक है, तो अब ये वाली जो फिगर्स आपको मिलेंगी ना, मतलब ये जो स्कल्पचर्स मिलेंगे, ये जनरली कहाँ पे, ऐसे तो कहीं पे भी नहीं रखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो स्तूपाज होते हैं, अब हम इससे नेक्स्ट स्तूपा ही पढ़ेंगे, तो जो भी स्तूपा थे ना इनके, उन स्तूपा के बाहर ये वाली फिगर्स रखी हुई थी, यक्ष और यक्षिणी। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी। ठीक है, मतलब जो जैसी गेट का एंट्रेंस है ना अगर स्तूपा का यहाँ से, तो साइड पे रखी होती थी ये वाली मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स वगैरह। तो स्कल्पचर में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो मौर्यन एज में हमें यही दो मिलती हैं, यक्ष और यक्षिणी। अब बात करते हैं मौर्यन की। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे स्तूपास की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्तूपास की। अब देखो, मौर्यन के स्तूपास को आप समझने के लिए सबसे पहले समझो कि स्तूपा का मतलब क्या होता है। स्तूपा का मतलब है, ये लिख लो चाहे अगर भूल ना जाओ, हीप ऑफ साउंड, हीप साउंड नहीं, सैंड। ठीक है, मतलब जैसे ढेर की मतलब रेत की ढेरी होती है ना, उस टाइप में। ऐसे अगर आप रेत को डालोगे तो इस टाइप की बनेगी ना, तो उसी को बोला जाता है स्तूपा। ठीक है, एक संस्कृत वर्ड है ये स्तूपा, जिसका मतलब ये है हीप ऑफ सैंड। अब देखें, वैदिक एज में क्या होता था कि जो भी उस टाइम के बहुत जिसको हम बोल सकते हैं ऋषिज होते थे, जैसे आज तक मौलवी होते हैं या फिर पंडित होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले, मतलब रिलीजियस फिगर या फिर ऐसा कि जिनकी सब मानते थे। तो जो ऋषिज होते थे जब वो मर जाते थे, जिनके पास अच्छी डिवाइन नॉलेज होती थी, उनको क्रीमेट किया जाता था, उनको दफनाया जाता था स्तूपा फॉर्मेशन में। मतलब दफनाने के बाद उसके ऊपर एक स्तूपा बनाया जाता था ऐसे। ठीक है, अब इसको कब्र भी बोल सकते हो, लेकिन ये बहुत ऊंचे होते थे। मैं आपको समझाता हूँ अभी कैसे। तो यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहले वैदिक पीरियड में ये चला आ रहा था। ठीक है, तो जो भी ऋषि वगैरह होते थे उनको, मतलब जिनके पास डिवाइन नॉलेज होती थी, उनको स्तूपा फॉर्मेशन में ही दफनाया जाता था। अब जब बुद्धा ने निर्वाणा अचीव किया, तो उनकी डेथ के बाद उनके जो फॉलोवर्स थे, बुद्धा की बात कर रहा हूँ, तो बुद्धा के जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने उनको चाहा कि हम इनको क्रीमेट करेंगे, किस में, स्तूपा फॉर्मेशन में ही दफनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब अशोका की, मतलब अशोका ने जब बुद्धिज़्म अपना लिया था, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करता हूँ, बड़े बड़े स्तूपास बना देता हूँ। ठीक है, मतलब उनकी जो रिमेन्स थे ना, जैसे मान लो जहाँ पे उनको दफनाया, जैसे मान लो यहाँ पे बुद्धा को दफनाया था, अब इसके रिमेन्स बचे होंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ रिमेन्स यहाँ से उठाए और बोला कि मैं क्या करूँगा, इन रिमेन्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तूपास में रखूँगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो उन्होंने जो बुद्धा के रिमेन्स थे ना, इस 3 की जगह उन्होंने क्या किया, इसको 9 में डिवाइड किया। बुद्धा के रिमेन्स को 9 में डिवाइड किया। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं एक कहानी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और ये मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, मैं क्या बता रहा था, हाँ, अशोका ने क्या किया, उसने डिवाइड किया बुद्धा के जो रिमेन्स थे 9 पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अर्ली स्तूपास की बात करें ना, कि सबसे पहले जो स्तूपास बनाए गए, तो वो 9 स्तूपास बनाए थे। वो यहीं से 9 पार्ट लिए अलग अलग, जो भी उनका वो रिमेन्स बचा हुआ था वहाँ पे, वहाँ से। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो पहले 9 स्तूपास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, इतना लंबा जाएंगे तो आप सर्च भी कर सकते हो वैसे। अब बोलो तो मैं फटाफट बता भी देता हूँ। एक है अलाकप्पा, जिसका नाम है, ये 9 स्तूपास के नाम, जहाँ पे ये बनाए किसने, 9 के 9 स्तूपास, अशोका ने। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका कौन सा था, हाँ, कपिला वस्तु, AKR का था, और रामा ग्रामा, मैंने ऐसे करके याद रखा था। उसके बाद था VP, मतलब वी फॉर आ गया विथपीडा, थपीडा, P फॉर था
पीपुल वीना, उसके बाद क्या क्या बच गया, एक VRVP, हाँ उसके बाद था PRV, मतलब पावा, राजगिर और वैशाली। कुछ और बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बच गया ना, कौन सा बच गया, हाँ कुशीनगर, ठीक है 2 के थे ना, कुशीनगर। तो ये आप याद कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं। तो नहीं तो अब आपको कहानी समझ आ रही है ना हो क्या रहा है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ें याद रखने की हैं, बाकी तो कहानी में ही आपको याद रहेगा। अब ये जो अर्ली स्तूपास बने, इनका स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो रख लो पहले याद। अब ये जो भी स्तूपा बनेगा ना, जैसे मान लो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जैसे हाँ कहानी की तरह ही समझते हैं। तो ये मान लो बुद्धा का रिलिक्स था, मतलब जो एक पार्ट उन्होंने वहाँ से 9 में से एक पार्ट उठा के लाया था बुद्धा को, वो यहाँ पे था। तो सबसे पहले ये आ गया आपके रिलिक्स ऑफ बुद्धा। क्योंकि अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। अब इसके बिल्कुल ऊपर, अब इसको कवर करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो इसके साइड के ऊपर एक कमरा बना दिया। पहले ये कमरा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बन गया। फिर इसके ऊपर ऐसे एक डोम बनाते थे, ठीक है, डोम भी बन गई। उसके बाद इसके ऊपर हर्मिका होता था, मतलब इसके वजह से बेल शेप ऐसे बनते थे ये, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे होता था ये, और यहाँ पे रिंग्स होती थी, 1 2 3, ऐसे ऑड नंबर्स में होती थी और रिंग्स लगा रखी होती थी, ठीक है। अब ये जो रिंग्स होती थी इनको बोलते थे छतरीज, क्या बोलते थे, छतरी। और ये जो मैंने बताया इसका नाम होता था हर्मिका, हर्मिका। अब देखो ये 9 के 9 में सब नाम तो सेम ही रहेंगे उनके, ठीक है। और उसके बाद इसको बोलते थे यस्ती, ये जो ये है ना ये, इसको बोलते थे यस्ती। तो एक ये हो गया, रिंग्स होंगी, और ये 3 ऊपर आ गए समझ में। और इस ये जो डोम टेप था इसको हम बोलते थे अंडा, इसका नाम क्या था, अंडा। और ये वाला जो रूम था इसको बोलते थे मेदी, MEDHI। तो ये चीज़ें याद रखनी है, छतरी, ये यस्ती, हर्मिका, अंडा और मेदी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका डिज़ाइन इस हिसाब से होता था, ये जो हर्मिका है ना ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता था, जो नीचे जहाँ पे रेलिक्स रखा हुआ ना, तो यहाँ से पता चलता है कि वो बोलते थे कि यहाँ से मतलब मान लो कि वो सीधे के सीधे ऊपर चले गए हैं कहाँ पे, आसमानों में। तो कहने का मतलब इस हिसाब से सोच के ये बनाया हुआ था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही उनका, जहाँ पे वो दफन थे। उसके जो बुद्धा के रेलिक्स अलग अलग जगह पे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक एक तो ये आ गया, ये हम पढ़ क्या रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, स्तूपास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अर्ली स्तूपास में हमने ये बता दिया यहाँ तक। उसके बाद रेलिक्स भी बात कर ली। अब उसके बाद और क्या आ गया, हाँ, अब जैसे कोई लोग आएंगे तो वो क्या करते थे, ऐसे सर्कुलर पाथ में ना इसके अराउंड चक्कर लगाते थे। तो ये आ गई एक सर्कल, ठीक है। अब इसकी बैक साइड के सर्कल में थोड़ी सी डॉटेड बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पूरी की पूरी सर्कुलर ऐसे पाथ बनाते थे, पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ, जो मतलब इसके अराउंड होता था, किसके, ये वाला जो सर्कुलर पाथ है ये इस पूरे के पूरे ये जो हमने बना रखा है, जहाँ पे अंदर ये बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए हैं, इसके अराउंड चक्कर लगाने के लिए साइड के ऊपर ये होता था, ठीक है। ये पाथ यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें याद क्या क्या रखना है, हर्मिका याद रखना है, छतरी याद रखना है, यस्ती, अंडा, मेदी और ये जो रेलिक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो पाथ है इसका क्या नाम था, शाबाश, वो भी पता होना चाहिए। इस पाथ को बोलते थे प्रदक्षिणा पथ, PRADAKSHIN, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। अब देखो इस पूरे को कवर कर रखा था बाउंड्री वाल से, तो आस्ता आस्ता करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अराउंड में बना रहा हूँ अब बाउंड्री वाल, ठीक है। और वो बाउंड्री वाल सर्कुलर नेचर की होती थी ऐसे, यार नहीं बनी मेरे से, 1 मिनट में कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये मैंने बाउंड्री वाल भी बना दी साइड पे। अब इस बाउंड्री वाल का भी कुछ नाम होगा, इसको बोलते थे वेदिका, ठीक है। वेदिका नाम किसका, बाउंड्री वाल का। अब
उसके बाद देखो इसके जो हमारे पोल्स हैं ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वहाँ पे इन्होंने क्या रखा था, मतलब एंट्री रखी हुई थी कि गेट जो बना रखे थे बाहर। अब गेट से पहले ये समझो, ये जो वेदिका है ना साइड का, जो हमने बाउंड्री वाल की बात करें, ये वेदिका क्या है, बाउंड्री वाल है, ये क्या है, बाउंड्री वाल। अब इस बाउंड्री वाल के ऊपर आपको कथा लिखी हुई होती थी। कथा मतलब कहानियाँ, JATA, जातक कथा, जिनको हम फोक नरेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो बना रखी थी, लिख रखी थी। अब हाँ, ये किसके ऊपर बेस्ड होती थी कि बुद्धा का जो इससे पहले प्रीवियस बर्थ था उसके ऊपर लिखी होती थी, मतलब कुछ भी कहानियाँ साइड के ऊपर बना के रखी हैं। अब मैंने बोला कि ये जो स्तूपा है इसमें अब 4 गेटवेज होते थे जिनको तोराना बोलते थे। गेटवे मतलब जहाँ से अंदर आने का रास्ता था। तो पहला गेट आ गया नॉर्थ वाली साइड पे, इन चारों को मिलके क्या बोलते थे, तोराना। तो पहला गेट आ गया नॉर्थ वाला, ये आ गया नॉर्थ वाला। फिर ऐसे ही साउथ पे होता था एक गेट, ये आ गया साउथ वाला। ऐसे ही वेस्ट पे होगा एक, ये आ गया वेस्ट वाला। ऐसे ही ईस्ट पे होगा एक, ये आ गया ईस्ट वाला। यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं आपने से बहुत सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब देखो इनको क्या बोलते थे, इन गेट्स को, इनको बोलते थे तोराना। क्या बोला था मैं, हाँ, TORANA। ये आ गया आपके गेटवेज, ठीक है। अब ये जो 4 तोराना हैं या जो गेटवे हैं, ये भी रिफ्लेक्ट करते थे कि बुद्धा के 4 जो उनकी लाइफ में 4 बड़े इवेंट्स हुए हैं ना उनको। तो ये जो तोराना है ना, ये 4 मेजर इवेंट्स को हाईलाइट करते थे, ठीक है। अब वो 4 मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो उनका बर्थ, कि जब वो पैदा हुआ। अब इसको उन्होंने उस लैंग्वेज में अलग अलग नाम देते थे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बर्थ इंपॉर्टेंट था, फिर जब उनको एनलाइटनमेंट मिली, ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रीचिंग की, ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ। ये 4 मेजर हैं इवेंट्स जिनको माना जाता है। अब इनका सीक्वेंस कैसे है, बर्थ को उन्होंने ईस्ट वाली साइड पे रखा हुआ है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे, क्या मतलब है मेरे कहने का। साउथ वाली साइड मानते हैं कि एनलाइटनमेंट को, वेस्ट वाली साइड पे कि उनकी जो फर्स्ट प्रीचिंग थी, और नॉर्थ वाली साइड पे आ गया आपका डेथ वाला। तो अब देखो जो ईस्ट वाली साइड पे है ना, उसको मैंने बोला कि वो बर्थ की तरह माना जाता है। तो आप ऐसे मानो, जब वो पैदा हुए थे, मतलब सबसे पहले बॉर्न हुए थे यहाँ पे, तो जब वो पैदा हुए, तो इसका मतलब एक इवेंट आ गया बर्थ का, दूसरा आ गया एनलाइटनमेंट का जिसको निर्वाणा बोलते हैं, तीसरा आ गया प्रीचिंग का जिसे हम धर्मा चक्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्मा चक्रा, ठीक है, अलग अलग नाम है। ऐसे ही जो उनका डेथ का था उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, निर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ठीक है, धर्मा चक्रा, निर्वाणा और बर्थ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर नहीं हो रहा तो मैं भी समझाऊंगा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ सारा कुछ। अब ऐसे ही जो ईस्ट वाली साइड है ना, ये कौन सी साइड पे आता है? लुम्बिनी, ये आ गया जी बोध गया। मतलब कहाँ कहाँ पे, जैसे इनलाइटनमेंट कहाँ पे मिली थी? बोध गया में। पैदा कहाँ पे हुए थे? लुम्बिनी में। ऐसे आ गया आपकी फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ पे दी थी? सारनाथ में। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। उनकी डेथ कहाँ पे हुई? कुशीनगर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसी को मतलब उनकी जो बर्थ हुई है ना, जब वो पैदा हुए हैं, जिसको दूसरा नाम बोर्न, मतलब मैंने यहाँ पे बर्थ लिखा है। एनलाइटनमेंट का जो बुद्धिज्म में बोलते हैं उसको वो निर्वाणा बोलते हैं। ऐसे ही फर्स्ट प्रीचिंग को वो बोलते हैं धर्मचक्र, डेथ को वो बोलते हैं परिनिर्वाणा, ठीक है। तो अब उनके बोर्न वाले को हमने रखा हुआ है कौन सी वाली गेट पे? ईस्टर्न गेट पे। एनलाइटनमेंट को सॉर्थन वाले पे, ऐसे ही वेस्टर्न पे, ऐसे ही नॉर्थ पे, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं इन एरियाज़ को भी जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई, जहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट हुई, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग दी, जहाँ की उनकी डेथ हुई। तो ये वाली 4 चीज़ें उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये वाले 4, जैसे अब नॉर्थ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है, या नॉर्थ वाली साइड। अब मतलब मैच द फॉलोइंग दे देंगे तो नॉर्थ के अपोजिट में कहीं पे कुशीनगर लिखा होगा, तो आपको वही करना है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे तुराना हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, अब ये तो 3D में है ना, मैंने यहाँ पे 2D में बनाया है, ये पूरा का पूरा क्लोज है, इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है कहीं से भी, कहीं से नहीं जा सकता बंदा अंदर, ठीक है। तो ये जो मेदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है ये पूरा का पूरा एक तो सर्कुलर है, यहाँ पे मैं बता नहीं सका कि मैंने ऐसा बनाया हुआ है जैसे आपको लग रहा होगा कि ये रेक्टेंगुलर टाइप है, ये पूरा का पूरा सर्कुलर है, लेकिन 2D में तो ऐसा ही बनेगा ना सर्कुलर, इसीलिए मैंने ऊपर से ऐसा बनाया है, ठीक है। ये जो ऊपर बना हुआ है ये इसीलिए बना हुआ है कि मैं बताना चाहूँ कि ये पूरा का पूरा सर्कुलर में है, ऐसे है ये, ऐसे अगर 3D में देखोगे ना तो इस हिसाब में ऐसे। अब इसमें कहीं पे भी कोई दरवाज़ा नहीं अंदर जाने के लिए, ठीक है, जहाँ पे बुद्धा के जो रिमेन्स रखे हुए हैं। तो उसके बाद और क्या है इसमें, प्रदक्षिणा पथ हमने पढ़ लिया, रिलिक्स देख ली और सारा कुछ कवर कर लिया। अब देख, तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा सेक्रेट स्पेस कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा सेक्रेट स्पेस है इसी के ऊपर, जहाँ पे वो बुद्धा का रिलिक्स रखा हुआ है उसके ऊपर ये जो हर्मिका है, इसको माना जाता है कि ये क्या है, हर्मिका जो है ये बहुत ज़्यादा सेक्रेट स्पेस है स्तूपा की, इस पूरी स्तूपा की, ठीक है, क्योंकि इसको मतलब ये एनलाइटन हुई है किससे, रेलिक्स ऑफ बुद्धा से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या बच गया इसमें, कुछ बचा? उसके बाद हाँ, ये जो मैंने ऊपर बताया, ये 3 बनाई हुई है ना, 3 3 ये हॉरिजॉन्टल जो डिश, मतलब एक किस्म की जिसको हम छतरी बोल रहे हैं, ये पूरी की पूरी डिश रखी हुई है यहाँ पे इन्होंने एक किस्म से। तो इनको माना जाता है कि ये 3 जेवल्स हैं, क्या हैं, किसके, बुद्धिज़्म के। तो बुद्धिज़्म के कितने, 3 जेवल्स। तो 3 जेवल्स कौन कौन से बुद्धिज़्म के, ये पता होना चाहिए आपको। एक तो पढ़ा होगा आपने, बुद्धा, धम्मा और संघा, ठीक है। तो वो 3 आगे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जो मेदी है, ठीक है, मेदी रिप्रेजेंट करता है किसको, मेडिएटिंग लेग्स ऑफ बुद्धा। तो इसको मतलब इस हिसाब से बनाया हुआ है कि ये उनकी लेग्स हैं, ठीक है। तो ये आ गई आपकी, ऐसे मैं एक मिनट समझाने के लिए बता देता हूँ कैसे उन्होंने इसको समझाया है। तो इनको रिप्रेजेंट किया एज ए लेग्स, ठीक है, मेडिएटिंग लेग्स। तो उसके बाद ये जो अंडा है ये उनकी बात बताता है कि ये उनकी बॉडी है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के मिडल को। उसके बाद ये जो ऊपर है हर्मिका, छतरी और यस्ती, ये रिप्रेजेंट करते हैं उनके हेड को, ठीक है। तो ये आ गए उनके हेड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हेड को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, बॉडी को कौन करता है, लेग्स को कौन करता है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद है हमारा पोस्ट मौर्यन आर्ट, जिसमें हम गंधारा आर्ट, मधुरा और अमरावती देखेंगे। और अभी मैं थक गया हूँ, ठीक है, तो वरना अभी ख़त्म ही कर देते क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है। क्या क्या बचा हमारा, पोस्ट मौर्यन बच गया, और क्या बच गया, गुप्ता बच गया, और टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ। ये 3 चीज़ें बच गई हैं किस में, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में। एक्चुअली ये सबसे लेंथी है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ये जो पहला चैप्टर हम कवर कर रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा लेंथी है। इसके बाद बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। तो अगर आपको समझ आ रही है, मतलब आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बताना। अगर आपको लगता है कि इसको स्पीड कम करनी चाहिए या फिर कोई और तरीका अपनाना चाहिए पढ़ाने का, तो आप बता देना, मैं वैसे ही कर लूँगा। अब रही बात कि मैंने इतने टाइम से वीडियोज़ क्यों नहीं डाली, तो वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं डाल पाए, और ऊपर से मेंस भी देना था तो खुद भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। अभी मैं खुद अपना रिवाइज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।